Hi everyone, this is CA Pratiksha. So today we will complete our second and the remaining part of this chapter 4. Okay, in the last video we started with this. So we have completed key features. We have completed second was this real time environment. Okay, so as I already mentioned, we are going to learn this chapter into the 7 parts. Okay, of which 2 we have already finished, and now remaining 5 we will be covering in this video. So next point number 3 is enterprise risk management. ओके पढ़ने से तो क्या समझ में आ रहा है? इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट मतलब ये एंटरप्राइज है, वहाँ पे कुछ रिस्क है, इसलिए उनको मैनेज करनी पड़ रही है. यस, दिस इज़ व्हाट दिस पॉइंट इज़ ऑल अबाउट. सो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क क्यों है? देर आर सम रीजन्स फॉर रिस्क. वन इज़ यूज़ ऑफ IT. At the start of this chapter itself I have also mentioned, because of this use of IT new risk has emerged. Globalization, one of the reason. Volatility, one of the reason. So these are the some examples of reason जिसके वजह से अभी बिजनेसेस में रिस्क बढ़ गई है. तो यहाँ पे रिस्क है मतलब क्या है? इन द वेरी प्लेन लैंग्वेज, रिस्क इज समथिंग could go wrong. कुड गो रॉन्ग मतलब रिस्क है. ओके, क्या होगा इससे? समथिंग कुड गो रॉन्ग से बिजनेसेस में कैसे आएगी ये रिस्क? देखो, एवरी बिजनेस दे वर्क फॉर दिस अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो वॉट एवर स्टेप्स दे टेक, दे वॉन्ट टू रीच हियर टू द ऑब्जेक्टिव. तो ये रिस्क इसके ऑब्जेक्टिव तक जाने में हर्डल क्रिएट करती है. ठीक है, तो दे विल रिस्क इज समथिंग विच विल प्रिवेंट बिजनेस फ्रॉम अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पे रिस्क, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये रोक रही है बिजनेसेस को फ्रॉम अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. व्हाट आर दिस एग्जाम्पल्स? इफ वी टेक क्रेडिट रिस्क. ठीक है, कंप्लायंस रिस्क, कंप्लायंसेस बढ़ गए अभी. कंप्लायंस रिस्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में तो अभी यही आ रहा है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग, विच यू ऑल आर लर्निंग ऑल्सो, एंड दोज हु हैव इन द आर्टिकलशिप मे हैव गॉट चांस टू डू दिस. ट्रांसफ़र प्राइसिंग, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आपको दिस लॉ प्रिवेंट्स फ्रॉम अंडरटेकिंग. ठीक है, देन ऑपरेशनल रिस्क इज़ देयर. Then we can say what can be the another reason is product risk. Yes, product risk. Other laws also, your technology, ये तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है. कंटिन्यूसली चेंजिंग थिंग टेक्नोलॉजी, तो ये भी एक रिस्क है यहाँ पे. तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स. तो enterprise risk management, risk is something could go wrong, and in the business in from point of view of business, the risk is something which is preventing businesses from achieving their objective, and these are the few examples of risk which will prevent businesses from achieving the objective. अब जब कि यहाँ पे रिस्क है तो रिस्क मैनेजमेंट पिक्चर में आता है. तो रिस्क है तो इसको मैनेज करना पड़ेगा. मैनेज करेंगे मतलब क्या करेंगे? मैनेज करेंगे मतलब रिस्क को पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे. आइडेंटिफाई करने के बाद रिस्क को असेस करेंगे. असेस करने के वी विल रिस्पॉन्ड टू दैट रिस्क. ठीक है ना. अब रिस्पॉन्ड किया तो उसको मिटिगेट भी करेंगे. आगे एक बार तो रिस्पॉन्ड किया, आगे से ना हो, एंड मिटिगेट करने के बाद यू विल मॉनिटर दैट इट इज़ नॉट इमर्जिंग अगेन एंड अगेन. ठीक है, तो ये सब कौन करेगा? आइडेंटिफाई, असेस, रिस्पॉन्ड, मिटिगेट एंड मॉनिटर. तो हु विल डू दिस? ऑब्वियसली पीपल. तो जस्ट पीपल होने से चलेगा क्या? नो, दे विल परफॉर्म सम प्रोसेसेस. ठीक है, प्रोसेसेस कैसे करेंगे? दे विल यूज सम टूल्स एंड टेक्निक्स. तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन बन गई रिस्क मैनेजमेंट की. तो रिस्क मैनेजमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ people, process, tools and techniques
विच आर यूज टू आइडेंटिफाई, असेस, रिस्पॉन्ड एंड मिटिगेट एंड मॉनिटर द रिस्क। तो ये बन गई आपकी रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई कर ली आपको रिस्क। लेट से हम कोई तो इसमें से एक एग्जाम्पल लेके वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। आइडेंटिफाई करनी है तो वी हैव आइडेंटिफाइड लेट से प्रोडक्ट रिस्क। ठीक है, एग्जाम्पल प्रोडक्ट रिस्क यू हैव आइडेंटिफाइड। ओके, हमारे इसमें ना प्रोडक्ट रिस्क है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिस्क के मतलब our product may not be the long term or qualitative purpose, it can be any price wise। तो प्रोडक्ट रिस्क है आपकी, प्रोडक्ट को ही धोखा है, तो यू हैव टू असेस नाउ। प्रोडक्ट रिस्क है बट प्रोडक्ट के कौन से फैक्टर को रिस्क है, वेदर इट इज अ क्वालिटेटिव, इसका रीजन क्या एग्जैक्टली या फिर क्वांटिटेटिव है, दैट यू नीड टू चेक कि हमारे स्केल प्रोडक्शन का कम हो रहा है या प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, दैट यू नीड टू चेक। देन यू विल डिफाइन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, और जबकि हम यहाँ पे रिस्क देख रहे तो की परफॉर्मेंस या फिर की रिस्क इंडिकेटर्स, तो इसमें से की परफॉर्मेंस या की इंडिकेटर क्या है रिस्क का, दैट यू विल चेक। देन यू विल चेक रिस्क एपेटाइट। ओके, those who don't know or don't remember the IT, okay, which we learned in the IPCC, I also don't remember it, so it's okay। तो रिस्क एपेटाइट मतलब क्या होता है पता है क्या, आपको कैसे बताऊँ, सिंपल है। ओके, टॉलरेबल लेवल, वेरी simple word to understand। okay, so it is the level of risk organization prepared to accept। ठीक है, आप लिख लो अगर आप नोट्स बना भी रहे हो, या फिर एज आई ऑलरेडी मैंशन इन द लास्ट वीडियो दैट डायरेक्टली यूज दिस चैप्टर फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। हाँ, तो यू कैन मेक अ पॉइंट ओवर देयर ऑल्सो, बिकॉज उसमें ये सब डेफिनेशंस नहीं दिए, मीनिंग नहीं दिया, सिर्फ वर्ड्स यूज़ किए वहाँ पे। तो रिस्क एपेटाइट मतलब लेवल ऑफ रिस्क ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट। सो इन द वेरी सिंपल लैंग्वेज टॉलरेबल लेवल होती है। तो टॉलरेबल लेवल क्या है, मतलब उससे अगर उससे ऊपर जा रहा है रिस्क, देन वी हैव टू टेक अ स्टेप्स। रिस्क स्कोर कार्ड मेंटेन कर सकते हैं वो, या फिर स्केल मेंटेन कर सकते हैं, मैप मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ तक स्टैंडर्ड, यहाँ तक मॉडरेट, यहाँ पे हाई लेवल। तो हाई लेवल पे क्या रिस्पॉन्ड है, यहाँ पे क्या रिस्पॉन्ड है, यहाँ पे क्या रिस्पॉन्ड है। सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस कैन मेंटेन। देन यूज ऑफ डेटा एंड मैट्रिक्स, ये यूज़ ऑफ डेटा है ना, ये आपके डेटा एनालिटिक्स पार्ट में भी है। मतलब इसके आगे वाला नहीं, बट दिस इज़ द पॉइंट वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न। तो यूज़ ऑफ डेटा एंड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में मतलब क्या क्या हो सकता है। मैट्रिक्स में देखो इसमें ये कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिस्क आइडेंटिफाइड। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू मेक अ नोट ऑफ इट, बिकॉज ये आपके स्टडी मैट में दिया नहीं है एंड बाद में आप भूल भी जाओगे। ओके, तो कितनी बार वीडियो वापस आके देखोगे ना, इफ़ यू आर रीडिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम स्टडी मटेरियल, तो देयर इट विल हेल्प यू। नंबर ऑफ रिस्क व्हाट वी कैन से अकर्ड, तो आपने कितने रिस्क आइडेंटिफाई किए, जितने 10 आइडेंटिफाई किए, तो ओके इसमें से अकर्ड कितने हुए, लेट से 8 अकर्ड हुए। देन नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर्ड, तो ये सब स्टडी होता है। बिफोर रिस्पॉन्डिंग दे विल असेस इट टू द वेरी डेप्थ, नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर्ड। ठीक है, एंड नेक्स्ट दे विल चेक सिविरिटी क्या थी इसकी, ऑल दिस पॉइंट्स। तो ये आ जाएगा आपके यूज़ ऑफ डेटा एंड मैट्रिक्स में। तो ऐसा एक कुछ तो फॉर्मेट कैन बी एनीथिंग, तो वो एक मैट्रिक्स रेडी करेंगे एंड फिर उसमें वो कलर के हिसाब से होता है, रेड या फिर जो, तो देयर दे हैव टू पे द मोर अटेंशन, सो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एंड बेंचमार्किंग यू ऑल नो। बेंचमार्किंग वर्ड कहाँ पे आता है बाय द वे, आपके कौन से स्टैंडर्ड में आता है, इसे 320। हाँ, स्टैंडर्ड पे से इस चैप्टर से रिलेवेंट नहीं है, बट आई वांट टू जस्ट एज अ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना, स्टैंडर्ड्स पढ़ो, आपका ऑडिट हो जाता है इन योर प्रैक्टिकल वर्ड ऑल्सो, इफ़ यू आर गोइंग टू जॉइन द ऑडिट डिपार्टमेंट, एंड इन योर स्टडी पर्पज ऑल्सो, यू नो। आपने एक बार स्टैंडर्ड्स अच्छे से पढ़ लेना, ऑडिट ईजी हो जाता है। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड। और कंपनीज एक्ट जो पढ़ेगे ना, मैं बोल रही हूँ रियल लाइफ में ये सिर्फ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस चेक करने में काम आता,
तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. स्टैचूटरी कंप्लायंसेस, इट इज़ वेरी स्मॉल पार्ट इन योर रियल लाइफ, बट दिस प्लेज very very important. Entire auditing is all about your standards. So those who are want to go like into the audit department or work in the audit must pay attention, and those who want to score so obviously all of you have to pay attention to the standards. Okay, तो ये हो गया आपका एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है, एक बार क्विकली अंडरस्टैंड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. यहाँ पे रिस्क है विच इज़ प्रिवेंटिंग फ्रॉम ऑब्टेनिंग द ऑब्जेक्टिव. जस्ट बिकॉज देर इज अ रिस्क वी हैव टू मैनेज द रिस्क. तो वेयर हियर वी हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन एंड सम statutory framework also make it compulsory to the companies to manage the risk. तो कौन से statutory frameworks है? एक तो आपका कंपनीज एक्ट है. कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि इट मेक्स कंपल्शन ऑन बोर्ड टू include the statement in the board report. Company Act said board of director you should include the statement in your board report on what? That on the development and implementation of risk management policy. ओके तो ये एक आपका स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है. देर आर सो मेनी लाइक कोसो फ्रेमवर्क इज़ देयर. देन यूर ये हमें कुछ डिटेल में पढ़ना नहीं है. कोसो फ्रेमवर्क एंड देन ISO 3100 ये 2009 यहाँ पे आता है क्योंकि इट वाज दिस एक्ट केम इन 2009. तो ये सब चीज़ें दीज आर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस विच मेक्स यू मैंडेटरी to have the risk management. So this is all about enterprise risk management. So now we will go to the next point number 4, assessing ये IT related risk है. assessing IT related risk एंड कंट्रोल्स. ओके नाउ हम फोकस करेंगे IT रिलेटेड रिस्क पे. ठीक है, तो IT रिलेटेड रिस्क मतलब क्या? असेसिंग IT रिलेटेड रिस्क. योर SA 315 एंड SA 330 comes into the picture. Identifying assessing risk of material misstatement and this is responding to the assessed risk. ठीक है, तो ये ऐसे आपको बोलता है असेसिंग द. तो इसमें स्पेसिफिकली है ना कि आपने IT रिलेटेड रिस्क को भी असेस करना चाहिए. व्हाट आर द कंट्रोल्स विच आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो कंट्रोल्स मतलब क्या होगा? वहाँ पे असेस करते तो क्या करते? पहले वी चेक वेदर देर इज़ अ IT पॉलिसी और नॉट. अगर है तो वेदर दैट पॉलिसी इज़ कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉयज़ और नॉट. अगर कम्युनिकेटेड है तो देन we also check the IT risk at क्या बोलते हैं at each layer. जो लेयर्स हमने पढ़े ना ऊपर मतलब लास्ट वाले वीडियो में ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. तो फिर ईच लेयर पे कौन सी आपको एक बार दिखा दूँ क्या वो वाला पार्ट. ओके दिस ये जो लेयर्स पढ़े थे ना हमने, तो हर एक लेयर के लिए फिर IT रिस्क क्या क्या है. ठीक है, तो रिस्क एट ईच लेवल. तो इसको चैप्टर में 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. ये जो IT रिलेटेड कंट्रोल्स है, एक तो आते हैं आपके जनरल IT कंट्रोल. जनरल से ही समझ में आता कि इट इज़ एप्लीकेबल टू द ऑल लेवल्स एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. एक आते हैं आपके एप्लीकेशन कंट्रोल. एप्लीकेशन कंट्रोल मीन्स ऑब्वियसली एप्लीकेबल टू द वन एप्लीकेशन एंड IT डिपेंडेंट कंट्रोल. ये तो बहुत फनी पार्ट है. IT डिपेंडेंट कंट्रोल. IT डिपेंडेंट कंट्रोल मैं पहले यही बता देती हूँ. मेरे को ना ये IT डिपेंडेंट कंट्रोल मतलब क्या है पता है? मैनुअल कंट्रोल. उसको नाम दिया IT डिपेंडेंट, बट इट इज़ एक्चुअली अ मैनुअल कंट्रोल दैट यूजेस द डेटा और रिपोर्ट जनरेटेड फ्रॉम IT. आप तो कभी नहीं भूलोगे ये.
जनरेटेड फ्रॉम योर आईटी सिस्टम। इतना सिंपल है, आईटी डिपेंडेंट है बट ये मैनुअल कंट्रोल है, ठीक है। ओके, ऑब्वियसली ना, विदाउट यूजिंग द यूज ऑफ आईटी यू कैन नॉट हैव इट। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू गिव, हाँ ओके, योर अटेंडेंस, क्या बोलते वो, अटेंडेंस का मशीन होता है ना, देखो, तो अटेंडेंस शीट वी कैन से जनरेटेड फ्रॉम योर बायोमेट्रिक डिवाइस। सो दिस कैन बी द एग्जाम्पल। तो इसके बेसिस पे फिर सैलरी आगे प्रोसेस होगी इफ़ योर SAP इज़ नॉट डायरेक्टली कैप्चरिंग द दिस अटेंडेंस, ठीक है। ये बहुत जगह पे होता है, ये मैन्युअली होता है, ठीक है। सो वी विल कम बैक टू द रिमेनिंग टू, जनरल IT कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल, ठीक है। जनरल IT कंट्रोल मतलब क्या, आप ही बता दो अभी। दिस मीन्स रिलेटेड टू मेनी एप्लीकेशंस, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल ले, जनरल IT कंट्रोल कौन से होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, रिलेटेड टू मेनी एप्लीकेशंस, मतलब जितने भी एप्लीकेशंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहे हैं ये सभी जगह पे आपको अप्लीकेबल है, ठीक है। तो ऐसे कौन से आएंगे जनरल IT कंट्रोल, एक तो आएगा आपका डेटा सेंटर, एप्लीकेबल टू ऑल ना, नेटवर्क ऑपरेशंस एप्लीकेबल टू ऑल, तो एक ही होता है नेटवर्क ऑपरेशंस, ठीक है। फिर आएगा एग्जाम्पल में प्रोग्राम चेंज, यस, प्रोग्राम चेंज, ये तो अगर चेंज होगा तो कोई एक प्रोग्राम नहीं चेंज होगा ना, सिंगल एप्लीकेशन में प्रोग्राम चेंज नहीं होगा एंटायर। अगर आप आपके कोई ERP चेंज हो रहा है, लेट से आप टैली से SAP में जा रहे हो, तो जो भी चेंज हो रहा है तो ये एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज होगा, ठीक है। देन एक्सेस सिक्योरिटी, यस, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेस सिक्योरिटी एक वर्ड था ना वो, CIA ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, यहाँ पे नहीं है वो, मैंने ऐसे बोल दिया, याद आ गया, एक्सेस सिक्योरिटी। देन एक्विजिशन, डेवलपमेंट ऑफ, मेंटेनेंस ऑफ एनी प्रोग्राम, एक्विजिशन, डेवलपमेंट, तो ये ऐसी चीज़ है इट विल अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो सभी एप्लीकेशंस को ये मेंटेनेंस जब होता है तो साइट्स डाउन होती है ना, जो कहीं कहीं पे हमें मैसेज आता था ना, सॉरी दिस साइट इज़ अंडर मेंटेनेंस, तो वो सब चीज़ें, तो जनरल IT कंट्रोल। तो हम ये सब चीज़ें क्यों देख रहे हैं पता है क्या, ये सब चीज़ें है ना जनरल IT कंट्रोल क्यों होने चाहिए यहाँ पे, छी कैसे टेढ़ा मेढ़ा ये, ओके, हाँ अब अच्छा है। जनरल IT कंट्रोल पता है क्यों होना चाहिए, दिस इज ऑलवेज बिकॉज इट शुड बी इफेक्टिव टू मीट financial reporting objective. This is what actually we are concerned with, financial reporting objective. हमें बाकी चीज़ों से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या आएगा उससे हमें, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव हमें मीट होना चाहिए इफेक्टिवली। दैट्स वाई वी नीड टू लर्न द जनरल IT कंट्रोल। अगर डेटा सेंटर जहाँ पे सब एक्चुअली डेटा आपका सेव्ड है, तो ये इसमें आपकी बैकअप पॉलिसीज आ गए, या फिर जहाँ पे सब एंड सर्वर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ पे रहते हैं वो सब चीज़ें। देन प्रोग्राम चेंज, अगर प्रोग्राम चेंज हो रहा है तो प्रोग्राम चेंज हो रहा है मतलब जो नया प्रोग्राम होगा उसे क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड प्रोग्राम। तो जो मॉडिफाइड प्रोग्राम है दैट शुड मीट द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। एक्सेस सिक्योरिटी, देन एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ये भी चीज़ें हो रही है, तो इन सब का इफेक्ट क्या आएगा कि दे विल बी इफेक्टिव इन मीटिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ओके। देन द नेक्स्ट वाज एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ये आ गए जनरल IT मतलब जो सबको है। एप्लीकेशन कंट्रोल्स मतलब कौन से आते हैं, इसमें भी दोनों आएंगे, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स ऑल्सो, ऑटोमेटेड एंड मैनुअल कंट्रोल विच ऑपरेट्स एट बिजनेस प्रोसेस लेवल। तो ये जो होते हैं ना दे आर ऑलरेडी एम्बेडेड इनटू योर IT एप्लीकेशन, वहीं पे होते हैं, वेरी इजी, यू ऑल नो दिस,
एडिट चेक, वैलिडेशन कंट्रोल, तो वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा, ठीक है, वेदर इनपुट इज़ वैलिड और नॉट। देन उसमें आता है आपका सीक्वेंस नंबर चेक, ये सब आप पढ़ चुके हो, इंटर आईपीसीसी। आप सबका तो आईपीसीसी रहा होगा फाइनल के स्टूडेंट्स का, आप भी के इसके आगे वालों का इंटर रहेगा ना। यूज़र लिमिट चेक एंड मैंडेटरी डेटा। मैंडेटरी तो आपको पता है ना, वो स्टार मार्क वाले आते हैं रेड मार्क के, तो वो डेटा फिल नहीं करते तो तब तक आपका एप्लीकेशन आगे नहीं जाता, वो सब चीज़ें। तो दीज आर द एग्जाम्पल, तो ये सब चीज़ें रहती है। दिस इज़ एप्लीकेशन वाइज ना, एंड दिस इज़ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब एप्लीकेशंस को एप्लीकेबल है, ये पर्टिकुलर के लिए होते। तो दिस इज़ योर पॉइंट नंबर 4, असेसिंग द आईटी रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल। तो जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आईटी डिपेंडेंट, विच आई फाइंड फनी, मैनुअल कंट्रोल्स दैट यूजेस data and the report generated from your IT. Okay, now let's move to the next point number 4. ये तो बहुत छोटा सा पॉइंट है एक्चुअली, नाम बहुत बड़ा है, बट इवेल्युएटिंग रिस्क एंड कंट्रोल एट एंटिटी लेवल एंड प्रोसेस लेवल। ओके, तो दो चीज़ें बोल रहा है ये, एक तो बोल रहा है हमें रिस्क एंड कंट्रोल इवेल्युएट करने हैं एट एंटिटी लेवल, एंड सेकेंड वी हैव टू इवेल्युएट एंड कंट्रोल द रिस्क एट प्रोसेस लेवल, ठीक है। तो जो कंट्रोल्स एंटिटी लेवल पे होंगे वी डिवाइड इनटू द 2 पार्ट्स। एक आते हैं आपके एंटिटी लेवल कंट्रोल, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज़ द शॉर्ट फॉर्म ELC। तो एक आते हैं आपके डायरेक्ट ELCs एंड नेक्स्ट इज योर इनडायरेक्ट ELC, ठीक है। तो एंटिटी लेवल कंट्रोल एंड प्रोसेस लेवल। एंटिटी लेवल मतलब इट विल affect the entire from top level to your operation level, ठीक है। एंड प्रोसेस लेवल मतलब दिस इज ओनली पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में है, ठीक है, एंड दिस इज फ्रॉम टॉप टू ऑपरेशन लेवल। तो डायरेक्ट ELCs क्या करते हैं, डायरेक्ट ELCs क्यों होते हैं वहाँ पे, ये डायरेक्ट ELCs होते हैं ना, दे प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मिसस्टेटमेंट। बेस्ट एग्जाम्पल इंटरनल ऑडिट। तो आपका इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो होता है, करेक्ट ना, एप्लीकेबल फ्रॉम टॉप टू ऑपरेशन एंड डायरेक्ट, ये प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट क्या करता है, मिसस्टेटमेंट। फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल्स क्या होते हैं, नाउ इनडायरेक्ट कंट्रोल्स दे कंट्रीब्यूट to effectiveness of direct ELCs, effectiveness of direct ELC। अब एग्जाम्पल नहीं दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल यूर HR पॉलिसी, ये एक पार्ट है ना, तो ऑब्वियसली HR इफेक्टिव पॉलिसी है तो आपका पेरोल ठीक होगा। लेट से आपकी सेल्स की पॉलिसी, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज वी कैन से, प्रोसेस वाइज वी कैन से, तो ये सब चीज़ें ये कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर दिस, हाँ, एंड दिस इज़ फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये एंटिटी लेवल कंट्रोल्स हो गए आपके। फिर प्रोसेस लेवल कंट्रोल्स में, प्रोसेस लेवल में क्या आता है, प्रोसेस लेवल में ना यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, जो आपका ऐसे 315 बोलता है ना आपको, अंडरस्टैंडिंग। तो प्रोसेस लेवल में आता है अंडरस्टैंड द प्रोसेस फ्रॉम, आप अंडरस्टैंड करते हैं इनिशिएशन से जाता है वो टिल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, टिल अप्रूविंग द ट्रांजैक्शन, एंड अप्रूविंग के बाद लास्ट पॉइंट आएगा आपका पोस्टिंग। तो फ्रॉम इनिशिएशन टू पोस्टिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ठीक है। तो दिस इज़ यूर इवेल्युएटिंग रिस्क एंड कंट्रोल। तो इसमें सिर्फ यही बोला है कि आपको कौन से कंट्रोल्स इवेल्यूएट करने, अंडरस्टैंड करने। तो एंटिटी लेवल कंट्रोल यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड प्रोसेस लेवल में आप प्रोसेस जो होती है, जो ट्रांजैक्शन फ्रॉम इनिशिएशन टू पोस्टिंग आप चेक करोगे, एंड यहाँ पे आप देखोगे डायरेक्ट ELCs क्या है, इनडायरेक्ट ELCs क्या है,
So these are the controls which you will understand while auditing in automated environment. This is what we are learning, auditing an automated environment. तो your point number 6 and then there will be 7 में तो कुछ है ही नहीं, लिस्टिंग ही है. तो हमने जैसे पहले भी पहले भी मैंने एक बार यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, दैट इज़ डेटा एनालिटिक्स ना. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यूज़ ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड डेटा एनालिटिक्स कैसे होता है. एनालिटिकल प्रोसीजर्स तो आपको पता है, आपके ऐसे नंबर 520 राइट. योर ऐसे एनालिटिकल प्रोसीजर्स. डेटा एनालिटिक्स बहुत आजकल ना ये बहुत यूज़ होता है डेटा एनालिटिक्स बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ आईटी. आपके जब सिस्टम बेस्ड होता है ना एंटायर बिजनेस ऑल्सो एंड द ऑडिटिंग ऑल्सो, इट इज़ वेरी मच यूज टेक्निक नाउ. हाँ, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स जो आप यूज़ करते हो. तो डेटा एनालिटिक्स एंड इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर, इसमें क्या होता है, ये क्या चेक करते हैं, नथिंग बट डेटा स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड इन सिस्टम. मतलब क्या, इससे रिपोर्ट जो निकलती है वही चेक करते हैं. डेटा एनालिटिक्स मतलब ऑलरेडी जो डेटा स्टोर्ड है ना, तो उसको अलग अलग तरीके से ये यूज़ करेंगे अलग अलग फॉर्मेट्स में. तो ये जो कैट है ना, तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, कैट में डेटा एनालिटिक्स ऑडिटेड, दिस कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स में इसी में आता है वो डेटा एनालिटिक्स. थोड़ा ही चैप्टर बचा है, स्विच ऑफ मत होना, ठीक है. फिर आपका रिस्क असेसमेंट आता है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स. ऑडिट बोला कि आप रिस्क तो असेस करोगे ही, रिस्क असेसमेंट. देन कंट्रोल टेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी हैव अंडरस्टूड इन योर लास्ट पॉइंट ऑल्सो ना. कंट्रोल्स ही देखे ना हमने यहाँ पे, इवेल्युएटिंग कंट्रोल. तो कंट्रोल टेस्टिंग होगी. फिर नॉन स्टैंडर्ड जेवीज जो पास हुई है दैट वी विल चेक. जेई टेस्टिंग जो आता है ना आपका, जर्नल एंट्री टेस्टिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑडिट का, जेई टेस्टिंग. देन इवेल्युएटिंग efficiency of whether controls are effective and efficient, we check ना. fraud risk assessment also we perform. तो ये सब चीज़ें, मतलब दिस इज़ नथिंग बट यू आर ऑडिटिंग. तो ये सब पॉइंट्स है आपके कैट के, ठीक है. तो इसमें स्टेप्स क्या क्या होती है, ये तो पॉइंट्स है, ये सब आपको करना होता है, बट उसके लिए स्टेप्स क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैट. तो स्टेप्स ये होते हैं, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज़ करने के लिए यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. तो अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट. और अभी तो क्या हो गया है, अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट, वर्ड गलत लिख दिया क्या मैंने, इंक्लूडिंग आईटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये तो हर जगह पे काम बढ़ता ही जा रहा है ना ऑडिटर्स का, कंप्लायंसेस बढ़ रहे हैं, आईटी आ गया बीच में, ठीक है. डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, गलत क्यों लिख रही हूँ मैं, एंड क्राइटेरिया. यस, you will define what is the objective is most important na. Like we have seen in our essay 200 also na, essay 200 the first essay that gives you objective. So for that you work. Similarly in this chapter also, while understanding the enterprise risk management, हमने देखा हर business जो है जो objective के लिए काम करते हैं. तो कोई भी चीज़ करनी है तो first you need to have the objective and the criteria. ये हो गया. Then you will identify source, डेटा कहाँ से लेना है आपको, एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा, ठीक है. आपको कौन से फॉर्मेट में डेटा लगेगा फॉर परफॉर्मिंग योर एनालिसिस. देन यू विल एक्सट्रैक्ट द डेटा. आप ये वर्ड्स में जैसे जैसे बोल रही हूँ ना, यू कीप इन माइंड एग्जाम्पल ऑफ SAP. देखो ऐसे सोचो कि आपको ना SAP में से सेल्स के रिलेटेड डेटा चाहिए,
ठीक है। तो अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आप समझोगे कि सेल्स की आईटी में एसएपी में कैसे बुकिंग होती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। देन यू विल डिफाइन, हमें चेक करना है कि सेल्स के रिलेटेड आईएफसी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, तो हमने कंट्रोल टेस्टिंग करनी है। आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ डेटा, आपका एसएपी में से आपको सेल्स रजिस्टर लेना है। यू विल एक्सट्रैक्ट द डेटा, ठीक है। हाँ, मैंने पहले एग्जांपल देना था ना, ऐसे इजी जा रहा है समझने में। देन एक्सट्रैक्ट द डेटा, देन यू विल वेरीफाई कंप्लीटनेस। तो वेरीफाई कहाँ से करेंगे, टीबी के साथ मैच कर लो जो सेल्स रजिस्टर आया, वेदर दैट सेल्स फिगर्स एंड द सेल्स फिगर गिवन इन योर ट्रायल बैलेंस, वेदर दैट इज मैचिंग और नॉट। देन एक्यूरेसी ऑफ एक्सट्रैक्टेड डेटा, ठीक है। देन यू विल अप्लाई क्राइटेरिया, आपने क्राइटेरिया डिफाइन किया था ना, तो यू विल अप्लाई दैट क्राइटेरिया ऑन डेटा ऑब्टेन। लेट्स से योर क्राइटेरिया वाज टू, एक तो आपका क्राइटेरिया मतलब आपका पर्टिकुलर पीरियड भी हो सकता है या फिर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं। हमें सेल्स अगर 2-3 टाइप के हैं तो उसमें से कौन सा सेल्स का टाइप, लेट से ABCD है तो हमें बी चेक करना था, ऐसे कुछ तो क्राइटेरिया, ठीक है। देन वैलिडेट एंड कंफर्म द रिजल्ट, एंड नेक्स्ट इज रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट रिजल्ट। अगर हमने कंट्रोल टेस्टिंग की तो वेदर दैट कंट्रोल इज इफेक्टिव और नॉट, दैट वी कीप ऑन द रिकॉर्ड ना, रिजल्ट एंड कंक्लूजन जो भी आपने रीच किया, whether you have reached to the conclusion। तो this comes in your analytics, मतलब डेटा एनालिटिक्स मतलब इट्स ऑल अबाउट क्या, एनालिटिक्स मतलब क्या होता है ना, जो डेटा स्टोर्ड है ना उसी पे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन परफॉर्म करके वी फाइंड आउट सम रिपोर्ट जो भी है ना, तो उस पर हम कोई तो कंक्लूजन रिजल्ट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेप्स है, कोई भी चीज़ करने के लिए यू फर्स्ट हैव टू आइडेंटिफाई, देन यू विल डिफाइन व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू, देन यू विल आइडेंटिफाई सोर्स, डेटा कहाँ से आएगा, यू विल एक्सट्रैक्ट इट, वेरीफाई द कंप्लीटनेस, पहले वेरीफाई करो कंप्लीटनेस, नहीं तो गलत डेटा पे काम करके कुछ फ़ायदा नहीं है। देन अप्लाई योर क्राइटेरिया, देन वैलिडेट एंड कन्फर्म द रिजल्ट्स एंड रिपोर्ट द कंक्लूजन्स एंड द लास्ट पार्ट। ओके, तो चैप्टर ख़त्म हो रहा है अभी, पार्ट नंबर 7 ना, 7 में बोला, यस करेक्ट 7। अगेन इट टॉक्स अबाउट द स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। तो कौन से हैं जो आपको ये सब चीज़ें को गवर्निंग करने के लिए, फ्रेमवर्क एज आई ऑलरेडी मेंशन ना, जहाँ पे देखा ना अपन ने ऊपर कंपनीज एक्ट वो सब, तो स्टैंडर्ड्स एंड इसमें आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आ गए। देन आपका कंपनीज एक्ट आ गया, जैसे कि पहले ना कंपनीज एक्ट बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इंक्लूड द स्टेटमेंट इन योर बोर्ड रिपोर्ट, तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 143, ठीक है, जो आपको क्या बोलता है, आईएफसी पे कमेंट करनी होती है ना आपको, इसमें 143 में। देन क्या होता है इसमें, हाँ गाइडेंस नोट भी है, हाँ आईएफसी पे। इंस्टीट्यूट तो ज्ञान का भंडार है अपना, बहुत सारी चीज़ें देखे रखी है। गाइडेंस नोट ऑन आईएफसी, तो कंट्रोल टेस्टिंग ही आप यहाँ पे सीख रहे हो, ठीक है। देन देयर इज अ सार्बन्स-ऑक्सले, ये एक एक्ट है, ये सार्बन्स-ऑक्सले ना, ये एक्चुअली अमेरिका में है, अमेरिकन एक्ट, तो सॉक्स बोलते शायद, यस, क्या आईटी में भी कभी तो भी आया होगा। देन दिस आईएसओ विच वी हैव ऑलरेडी, तो दिस इज़ नथिंग बट, ये तो सिर्फ लिस्टिंग है, इसमें कुछ क्वेश्चन भी नहीं आएगा, तो यू जस्ट फॉर नोइंग कि इसमें से जब आप एक्चुअली ऑडिट करोगे ना तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी, ठीक है। तो ये सब तो मैंने यहाँ पे नहीं, बहुत बड़ी लिस्ट है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल बेसिस पे दिया आपको, यू कैन रीड इट फ्रॉम योर, आपके पास अभी तो ओपन ही होगा स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो दिस इज़ योर चैप्टर 4 ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, फिनिश हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड ओके। तो नेक्स्ट वॉज, नाउ आई विल अगेन रिज्यूम अपलोडिंग द वीडियोज़ ऑन स्टैंडर्ड्स लाइक एज आई ऑलरेडी स्टार्टेड। ये तो एक स्टूडेंट ने बोला था इसलिए मैंने ये चैप्टर ले लिया बीच में, बट ठीक है। नाउ एज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 210, तो नेक्स्ट इसी सीरीज़ का नेक्स्ट आएगा 220, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट to upload it very soon. Thank you so much. Bye bye.